नमस्कार। नयन अकेडमी के आईएएस प्लेटफॉर्म में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो श्वसन तंत्र चल रहा था। श्वसन तंत्र में हम लोगों ने जो समझा था वो बाह्य श्वसन समझा था एक तो, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय समझा था, तीसरा गैसों का परिवहन समझा था। तो आज जो सबसे टफ टॉपिक है यानी अंतः श्वसन, इसी को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो आप इसको या तो आप कोशिकीय श्वसन कह लीजिए, कोशिका इसमें श्वसन कर रही है, अभी हम लोग श्वसन करते थे, ठीक है ना। तो ये कोशिका जो श्वसन करती है उसे अंतः श्वसन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। इसमें क्या होता है, अंतः श्वसन में कोशिका के पास में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके दो स्वरूप हैं, एक तो ऑक्सी श्वसन, एक अनाक्सी श्वसन है, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा आपका ऑक्सी श्वसन और एक क्या हो जाएगा अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन तो वो है जो जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम ग्लूकोज से क्या होते हैं कि 36 × 2 = 38 ATP क्या होते हैं, ऊर्जा बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफेस, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाते हैं। मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज से ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जो है कितने जो अणु बनेगी, तो आपने कहा 38 ATP अणु बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सी श्वसन। और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिन्हें नहीं मिल पाता है तो उन्हें बिना ग्लूकोज के क्या करना पड़ता है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन क्रिया करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन ध्यान रखना आप, अनॉक्सी श्वसन दो प्रक्रियाओं में पूरी होती है। अगर देखा जाए तो देखिए अनॉक्सी श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है। एक तो आपका हो गया ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है ना, और दूसरा हो गया केप्चर। तो कोशिकीय श्वसन को आपने देखा कि एक तो अगर देखा जाए तो ऑक्सी श्वसन है। तो ऑक्सी श्वसन में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में कोशिका श्वसन करेगी और 1 ग्राम ग्लूकोज से 36 × 2 = 38 ATP ऊर्जा बनाएगी। दूसरी बात क्या है, अनाक्सी श्वसन है, उसमें अगर देखा जाए तो एक ग्लाइकोलाइसिस है, केप्चर। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे किसको, ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, कैसे होता है, इसको समझना है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये अनाक्सी श्वसन की बात है। अनाक्सी श्वसन का मतलब कि बहुत सी कोशिकाएं हैं, सब कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिन कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन के भोजन क्रिया होती है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन 2 चरणों में पूरी होती है, एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा हो जाएगा केप्चर। तो पहली बात ये बात आती है, ग्लाइकोलाइसिस किसने खोज किया था, तो एम्बडेन थे और मेयरहाफ थे, जर्मन के थे। एम्बडेन हो गया, मेयरहाफ हो गया और पार्सन। तो इसको पहली बात तो ये है कि तीनों ने खोज किया, तो इसे EMP पथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, EMP पथ। अब इसमें क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में कि इसमें जो ग्लूकोज है, आप जानते हैं कि मैंने बताया कि कोशिकीय श्वसन में अगर देखा जाए तो ठीक है, आपका जो ऑक्सी श्वसन में तो ठीक है, अनाक्सी में क्या हो जाएगा, पाइरुविक अम्ल जमेगा। जो पाइरुविक अम्ल तो जमे थे, अणु थे, उनको तोड़ना है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है, पहली बात तो ये है। दूसरा बात ऑक्सी और अनॉक्सी। अब इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा बहुत ऑक्सी भी संपन्न हो जाता है, मतलब दोनों से ही ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल का एक निर्माण होता है और सारी प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और बहुत से एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। और तो आप जानते हैं कि हमारा जो भोजन पचाते हैं वो एंजाइम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे आपने कहा कि टायलिन है, माल्टेज है, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, गैलेक्टेज है, तमाम प्रकार के एंजाइम से हमारा भोजन पचता है। लेकिन हमारी जो कोशिका है उसमें कहा जाता है कोएंजाइम। हमें तो एंजाइम हो गया, कोशिका क्या हो जाएगा आपका कोएंजाइम हो जाएगा। तो कोएंजाइम की सहायता से बहुत सी प्रकार की कोएंजाइम कह लो या सह एंजाइम कह लो, इनसे क्या होता है, इसका टूटता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, पहली बात तो ये हो गया। ग्लूकोज के एक अणु से क्या होता है, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ATP के 4 अणु बनते हैं कुल मिला के, ये समझिए, किंतु 2 हो जाते हैं खर्च और 2 जो होता है वो फास्फोलिपिड में खर्च हो जाते हैं।
ठीक है, और 2 का शुद्ध लाभ होते हैं। तो क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध लाभ किसका हुआ, तो 2 डायरेक्ट बने। अब इसके बाद में NAD बनते हैं 2। NAD का मतलब होता है न्यूक्लिक एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। इसके 2 अणु जो है जब अपचयित हो जाएंगे तो फिर NADH2 के 2 अणु बनाएगा, जो बाद में ऑक्सी ढंग से मतलब ऑक्सीजन के ढंग से ऑक्सीकृत होकर ATP के अणुओं का निर्माण करते हैं। और कुल मिला के 1 NAD बराबर आप जानते हैं कि 3 ATP, तो 2 NAD बराबर कितना, 6 ATP। इस प्रकार से ऑक्सीकरण की उपस्थिति में कुल 8 बन जाते हैं। देखो, इससे अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो हम अपनी विधि से, आसान विधि से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इससे अगर समझने की बात किया जाए तो आप इस तरह से समझिए कि कोशिकीय श्वसन हो गया, कोशिकीय श्वसन। अब इसको पहली बात तो आपने 2 भाग में बांट दिया। एक भाग में अगर देखा जाए तो आपने कहा ऑक्सी श्वसन है, ये हो जाएगा ऑक्सी श्वसन। सीधी सी बात है कि जो कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो उसमें श्वसन कर रही, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन भरपूर मिल रही है, तो उसके बिगटन से 36-2 बराबर 38 ATP अणु बन रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ पे, तो आपने कहा कि सर संचित हो जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पढ़ चुके हम लोग। दूसरी बात अगर देखा जाए तो आपने कहा सर अनाक्सीय श्वसन है, ये हो गया आपका अनाक्सीय श्वसन, ठीक है ना। अब अनाक्सीय श्वसन क्या होगा, कि आपने कहा कि अनाक्सीय श्वसन उनमें होगा जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसमें अनाक्सीय श्वसन होगा। तो आपने कहा कि ऑक्सीजन, पहली बात सर ये समझाइए कि आपको मिल क्यों नहीं पा रही। तो आप जैसे रिलैक्स मोड में हैं, अभी आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो जितनी कोशिकाएं एक्टिव हैं उनको आपको ऑक्सीजन मिल जा रही है। अब आप क्या करते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ लगाएंगे तो हाथ भी चलना चालू हुआ, पैर भी चलना चालू हुआ, मतलब हाथ की कोशिकाओं ने, पाँव की कोशिकाओं ने, सबने क्या किया, मांग की किसकी, ग्लूकोज की, और किसकी, ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज तो पर्याप्त ब्लड में है ही, आप जानते हैं, ग्लूकोज ब्लड में आपको पता पड़ा चुके हैं कि ग्लूकोज हमेशा 100 ml में कितना होगा, तो आपने कहा 100 ml में अगर देखा जाए तो 80 से लेके 160 मिलीग्राम रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ग्लूकोज तो प्रॉपर है ही, लेकिन मतलब ट्रक है उसमें गेहूं तो लगा ही है, अब लेबर चाहिए। अब लेबर आपने कहा क्या है, ऑक्सीजन के रूप में आया। तो बहुत सी कोशिकाएं जो जैसे आपने कहा कि सर जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो पेशी सिस्टम पढ़ा था, उसमें आपने कहा ऐच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां हैं। तो अनैच्छिक तो हमेशा चलती रहती हैं, खाना हमेशा पचेगा, है ना, और ऐच्छिक आपका किडनी हमेशा काम करेगी, लीवर हमेशा काम करेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, हाथ पैर हमेशा काम नहीं करते हैं, जब थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। अब हाथ पैर को एक लिमिट में काम किया, अब आपने दौड़ लगाई तो ज़्यादा काम हुआ, तो हाथ पाँव ने भी भोजन मांगना चालू हुआ। तो आप दौड़ लगाते हो तो आपने क्या किया कि उसने श्वसन दर बढ़ा दी, मतलब हार्ट बढ़ गया, 72 से 74, 78, 80, 82 चलने लगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने लगा। लेकिन फिर भी इतने अंग चलना चालू हो गए तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। तो अब सब कोशिकाओं को तो अपना काम करना ही पड़ा है। जिनको मिल पा रही है उनको ठीक है, जिनको नहीं मिल पा रही है, जिनको मिल पा रही है वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन श्वसन में आ गया। जिनको नहीं मिल पा रही है वो अगर देखा जाए तो वो क्या हो गया, अनाक्सीय श्वसन हो गया। अब आपने कहा अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है, तो जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिल गया तो उसमें पाइरुविक अम्ल जमा हो जाता है या लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो आप पहले तो ये समझिए कि अनाक्सीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो 2 तरह से संपन्न होती है। एक इसमें आ गया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, एक क्या आ गया, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और दूसरा क्या होगी, केवशक, केवशक, केवशक। तो पहली बात तो ये समझिए कि खोजा किसने था। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया थी वो जर्मन के 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था एम्बडेन, ठीक है ना,
दूसरे का नाम था मेयर हाफ, और तीसरे का नाम था पार्सन, तो इन तीनों के नाम से खोजा गया था। फिर क्या कहते हैं, फिर इसको EMP पथ कहते हैं, EMP, तीनों का पहले का नाम का ले लिया तो क्वेश्चन आ जाए क्या कहते हैं इसको, तो आपने कहा EMP पथ कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये जो है इसमें होता क्या है कि पहली बात तो जो अनाक्षी श्वसन है, अगर हम यहीं की बात करें तो अनाक्षी श्वसन में कुल मिला के 4 ATP का उत्पादन होगा। जैसे 1 ग्राम से यहाँ पे कितना बन रहे थे, तो आपने कहा कि सर 38 बन रहे थे, और 1 ग्राम पे यहाँ पे कितना बन रहे, तो आपने कहा कि सर 4 बन रहे। 1 ग्राम ग्लूकोज बराबर कितना हो गया, तो आपने कहा सर 4 ATP बनेंगे, है ना। अब 2 ATP फास्फोलिरिकरण में खर्च हो जाएंगे। 2 ATP किसमें खर्च हो गए, तो आपने कहा सर फास्फोलिरिकरण में खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कितने बचे, तो आपने कहा सर 2 ATP बचे। तो क्वेश्चन ये आ जाए कितना लाभ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कितना लाभ हुआ, 2 ATP का। अब बात आती है ये कि जो बचा हुआ पदार्थ था, पाइरुविक अम्ल कहते हैं जिसे हम, या लैक्टिक अम्ल कहते हैं, उसके 2 अणु बचे थे। तो अब जो पाइरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल बचे थे वो 2 आप समझ लीजिए। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि इन्होंने तो खोज की, अब खोज के बाद आपने ये देखा, इसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं इसको, कि आपने तो इसमें कुछ मात्रा में ऑक्सी और कुछ मात्रा में अनऑक्सी। तो क्वेश्चन आ जाए कि क्या है, तो आपने कहा सर ऑक्सी श्वसन भी इसमें है और इसके बाद अनाक्सी है, अनाक्सी श्वसन, तो अनाक्सी श्वसन। अब ऑक्सी श्वसन में क्या आता है कि इसमें NAD बन जाता है, NAD निकोटाइड एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो जो NAD के 2 अणु बनते हैं, ठीक है, और अनाक्सी वाले तो थे ही 2 बचे थे जो, क्योंकि एक NAD जो है इसके बराबर होते हैं 3 ATP। तो आपने कहा सर यहाँ तो 2 हैं, तो 3 के दूनी 6 हो जाएंगे, और 2 ATP यहाँ पे बन ही रहे थे, अनाक्सी वाले लाभ हुआ ही था, तो कुल मिला के 8 ATP का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ हो गया हो तो हम फिर से बताएं कि यहाँ पे एक तो ऑक्सी में क्रिया होगी, दूसरी अनऑक्सी में। तो ऑक्सी में NAD बनेगा, ठीक है ना, तो NAD के 2 अणु बनते हैं, तो एक NAD का अणु बराबर 3 ATP और 2 अणु बराबर 6 ATP, और है ना, तो 2 अणु बराबर कितना हो जाएगा, 6 ATP हो जाएगा। और इसके बाद में जो था वो 2 पहले से शुद्ध लाभ जो हो गया था इसमें, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कुल मिला के 8 ATP। अगर ये भी आप याद नहीं रख सकते हैं तो इतना समझिए कि आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सी अनऑक्सी दोनों में संपन्न होती है। दूसरी बात कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में, और तीसरी बात इसमें क्या होते हैं कि 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अब जो कुछ बचा है वो सब केब्स चक्र में संपन्न होगा। तो केब्स चक्र अगर देखा जाए तो 1937 में हैंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी। तो क्वेश्चन आता है किसने की थी, तो 1937 में इसकी खोज की थी हैंस क्रेब्स ने। अब इसमें ध्यान रखना कि एक टोटल इस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पाइरुविक अम्ल जमा हो गया, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिली इसको, लेकिन जब ऑक्सीजन आएगी, आप जब दौड़े यहाँ से, हमने कहा चल के आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, तब आप दौड़े यहाँ से तो थक गए, तो आपने कहा सर हम रेस्ट करेंगे, बैठ गए, सांस लंबी लंबी आने लगी। जब लंबी लंबी आने लगी सांस, तो फिर आप क्या हुए कि थक गए थोड़ा, और जब आप थक गए तो हो सकता है कि ज़्यादा थकान आ जाए, जब रेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, तब ये टूटेगी। मतलब सीधी सी बात, हमने आपको एक शुरुआत में एग्जाम्पल बताया था कि आपको मान लीजिए 1 बाल्टी रस चाहिए, गन्ने का रस, आप उसके पास जाते हैं, तो आपने कहा भैया 1 बाल्टी रस चाहिए, तो उसने क्या किया कि उसने कहा लाइट नहीं है, बाद में आइए, तो आपने कहा नहीं बहुत इमीडिएटली है चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, तो उसने आपको 2-3 गन्ने लगाए, 1 लोटा रस दे दिया। अब वो जो बाकी गन्ने में रस जो बचा है वो क्या करेगा, वो इंतजार करेगा कि जब लाइट आएगी तो उस गन्ने से रस निकालेंगे। इसी प्रकार से कुछ ATP मिल गए यहाँ पे, और बाकी इंतजार किया गया कि अब जो है जब ऑक्सीजन आएगी तो हम केब्स चक्र की क्रिया है वो कायदे से संपन्न कराई जाएगी, ठीक है ना। तो केब्स चक्र के बारे में अब हम लोग बताते हैं कि केब्स चक्र कैसे हुआ,
तो केप चक्र ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के केप चक्र संपन्न नहीं होगा। तो दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के कोएंजाइम्स की सहायता से एक केप चक्र संपन्न होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केप चक्र पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में दूसरा जो सिस्टम है वो केप चक्र है। तो केप चक्र में क्या होना है, पूरा विघटन होना है, ध्यान रखना। तो केप चक्र में पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हेंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी 1937 में। अब जो केप चक्र में है, जो सारी प्रोसेस हैं, सारी अभिक्रियाएं हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति में होती है। जब हमने कोशिका आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की हैं। एक कोशिका आपका प्रोकैरियोटिक बताया था, और दूसरा कौन बताया था आपको, यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यही बताया था कि इनका विभाजन मुकुलन विधि से होता है, ठीक है ना, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक। और जो यूकैरियोटिक होती हैं वो पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। तो जब भैया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ही नहीं होगी। इसमें तो केवल डीएनए पाया जाता है। तो इसकी जो कोशिका भी वो कला जरूर होती है, सेल मेम्ब्रेन जरूर होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ देखा जा रहा है, तो आपका कोशिका झिल्ली में देखा जा रहा है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, जूते के सोल जैसा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें कहाँ पे होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। केप चक्र जो है आप समझ गए। तो जो प्रोकैरियोटिक है वो समझ लीजिए प्री है, शुरुआत का रूप है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो डीएनए है तो कोशिका कला पे होता है या कोशिका झिल्ली में होता है। यूकैरियोटिक है तो पूर्ण विकसित है, इसका किसमें होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे की बात किया जाए कि जो पायरुविक अम्ल के दो अणु मिले थे आपको, जो ग्लाइकोलाइसिस आपने देखा था तो उसमें पायरुविक अम्ल के दो अणु प्राप्त हुए थे। अब दो अणु यहाँ पे आ गए और अब विघटन देखा जाता है, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं जिससे आपका रिदम बना रहेगा, ठीक है ना। ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे हमने देखा था जो पहला सिस्टम था केप चक्र के पहले, तो यहाँ पे पायरुविक अम्ल के दो अणु थे। तो आपका पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ही तो विघटन यहाँ पे होना है, और इसी कारण से थकान होती है। तो हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपने ऑक्सीजन में 1 ग्राम ग्लूकोज से 36 घन 2 बन गए तो कोई थकान का काम ही नहीं है। लेकिन 1 ग्राम से क्या बना था, आपने कहा सर 4 बने थे, 2 का लाभ हुआ था, 2 पायरुविक बने थे, तो 2 तो वो जुड़ गए थे। अब जो पायरुविक बने हैं उसको यहाँ पे लैक्टिक बने हैं उसको यहाँ पे टूटना है। तो पायरुविक अम्ल के दो अणु जब ऑक्सीजन आ गई, मतलब लाइट आ गई, अगर ना कि क्राई चालू, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होना है, मतलब जितने एटीपी थे उनको पूर्ण रूप से मुक्त होना है। तो अब इस चरण में कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, इनको हम 4 भाग में देख पाते हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है वो केप चक्र, पहले वाले एक केप चक्र प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पायरुविक अम्ल है, पहले पायरुविक अम्ल में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे में बाद में करेंगे। तो जैसे ही प्रवेश करते हैं ऑक्सीजन आ गई, इसलिए तो CO2 का एक अणु बनेगा और 2 परमाणु का। जैसे आपने कहा था कि CH2O है वो ग्लूकोज है, और प्लस आपने कहा O2 है, तो ये आपका CO2 बन गया और H2O बन गया, है ना। तो अब यहाँ पे CO2 का कितना अणु है, तो आपके पास CO2 का जो अणु है वो एक अणु है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन तो इसी के साथ समझ लीजिए आप। तो जो हाइड्रोजन है वो इसके 2 परमाणु, कुल मिला के आप इसको याद भी कर सकते हैं कि CO2 का कितना, एक अणु, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। तो आपने कहा कि ये पहला प्रोसेस है। अब जो बचा हुआ पार्ट था, कुछ चीजें विकसित हो गई, धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं, वो कोएंजाइम। तो हमने आपको बताया कि एंजाइम हमारे भोजन पचाने का काम करता है, और कोएंजाइम जैसा कोशिका का भोजन पचाने का काम करता है। तो कोएंजाइम से जुड़ गया, और जो भी बचा हुआ पदार्थ था वो कोएंजाइम फिर इसको तोड़ने लगा, कुछ भाग तोड़ के तो दे दिया ऊर्जा, तो फिर तोड़ने लगा तो कोएंजाइम से जुड़ गया।
और एसिटिल कोएंजाइम ए बना दिया, है ना। जो बचा हुआ था बताया वो किससे, कोएंजाइम ए से जुड़कर क्या बनाता है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा, ठीक है ना। पहला हमारा काम खत्म हुआ, उसमें यही समझिए आप कि केप चक्र में प्रवेश किया, जैसे प्रवेश किया तो CO2 का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु मुक्त हो गए, और जो बचा था बताया वो किससे संयुक्त हो गया, आपका कोएंजाइम ए से जुड़ गया, ठीक है। और जो क्या बना दिया उसने, एसिटिल कोएंजाइम ए। 2-3 बातें याद रखोगे तो आपको आ जाएगा। अब बात आती है कि एसिटिल कोएंजाइम ए क्या हुआ, तो अब एसिटिल कोएंजाइम ए को टूटना है, तो अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो कोशिका में उपस्थित ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल एवं जल से क्रिया किया इसने और साइट्रिक अम्ल बना दिया, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, पहले नंबर पे तो क्या था, पूरा का पूरा पायरुविक अम्ल था, दूसरे पे जो आधा टूटा मिला हमें एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, तो जो ऑक्जेलो एसिटिल अम्ल तथा जल से क्रिया किया, कुल मिला के दूसरे वाले में साइट्रिक अम्ल बना। पहले वाले में क्या बना था, तो आपने कहा था कि एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, और से जुड़ गया था, और इसके बाद दूसरे चरण में साइट्रिक अम्ल बचा। तीसरे में साइट्रिक का भी विघटन होगा, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और साइट्रिक का जब विघटन हुआ तो कई अभिक्रियाओं से विघटित हुआ, उसके बीच में कई मध्यवर्ती क्रियाएं बनी, जैसे ऑक्जेलो सॉक्सनिक अम्ल है, और अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल है, सॉक्सनिक अम्ल है, प्यूमेटिक अम्ल है, मैलिक अम्ल। बाद में क्या बचा, तो मैलिक अम्ल बचा, तो लास्ट में इसमें साइट्रिक बचा था, इसमें मैलिक बचा था। अंत में क्या हुआ, तो मैलिक का भी विघटन हुआ और अम्ल का परिवर्तन ऑक्जेलो ग्लिसरिक में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट का पार्ट क्या है, तो आपका ऑक्जेलो ग्लिसरिक अम्ल है, ठीक है ना। और क्या पुनः खत्म हो गई कहानी, एक पायरुविक अम्ल का कहानी खत्म हो गया, दूसरे में प्रवेश कर गया, तो दूसरे में भी यही प्रोसेसिंग चलेगी। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ये तो आपने देख लिया कैसे कैसे हो रहा है, करने वाला कौन है, कितने कितने बन रहे हैं, वो आपको समझ में आगे वाले में अभी बताते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे ऊर्जा के उत्पादन की बात किया जाए, तो जैसे हम लोगों ने उसको तो समझा था कैसे कैसे विघटित हुआ, लेकिन यहाँ पे आप इतना तो क्लियर हुआ था कि जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु हैं, अब इनके जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु थे, ठीक है ना, उनका ऑक्सीकरण होना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में टूटना है उनको। अब कैसे कैलकुलेशन है, तो पायरुविक अम्ल के अणु कितने थे आपके पास में, 2 अणु थे, ये हो गया पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के कितने अणु, तो 2 अणु। तो पहली बात जो 2 अणु हैं उसमें से एक अणु का विघटन होगा O2 के प्रेजेंटेशन में, तो पायरुविक अम्ल का जो एक अणु है, ठीक है ना, अणु था, एक अणु था, उसका ऑक्सीकरण हुआ, तो जो ऑक्सीकरण हुआ तो ATP का एक अणु बना पहली बात तो, ठीक है ना। इसके बाद में जो ATP का क्या बना, एक अणु बना, और NADH बने 5 अणु। तो NADH क्या है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD के जो बने वो एक अणु बना, तो इसको कहते हैं फ्लेविन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आप इतना पहले तो इसको याद कर लीजिए कि पायरुविक अम्ल का जो विघटन हुआ, क्यों कब विघटन हुआ, जब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जब विघटन हुआ तो क्या बना, एक अणु बना ATP का, 3 अणु बने NAD के, और एक अणु बना FAD का। अब चूंकि ATP तो एक बन ही गया था, तो एक NAD बराबर कितना होता है, जो 5 बने थे NAD के, एक NAD बराबर कितना होता है, 3 ATP, तो 5 NAD बराबर हो गया 15 ATP। इसी प्रकार से एक FAD बराबर कितना होता है, एक अणु जो बना FAD का, तो FAD का जब एक बना, ठीक है ना, तो इसका 2 ATP होते हैं इसके, एक FAD बराबर, तो जो एक बना था तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। अब एक तो ये बना था अणु ही, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 2, कुल मिला के जोड़ो तो हो गया 18। मतलब कुल अगर देखा जाए तो कितना बने, एक पायरुविक अम्ल की विघटन से कितना बने, तो आपने कहा कि 18 ATP बन गया। और जब दूसरे में प्रवेश कर गया था, मैंने आपको बताया था, जब दूसरे में प्रवेश कर गया तो फिर दूसरे से भी 18 बने, तो आपने कहा कि एक से बने 18 और दूसरे से भी कितना बने 18, एक हो गया 18 प्लस दूसरा भी कितना हो गया 18, और 2 आपको याद होगा पायरुविक अम्ल में फायदा हो गया था 2 का, तो 18 और 18 36, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 38 हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण ऊर्जा का विघटन हो गया, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे इसको याद रख लेना कि आपका NAD में 5 अणु होते हैं और FAD में 1 अणु होता है।
और जो आपका पायरुविक अम्ल जब विघटन होता है तो पहली बार तो क्वेश्चन आता है कि पायरुविक अम्ल का विघटन किस में होता है, तो आपने कहा केप्स चक्र में होता है, इसको मत भूल देना। किस में होता है, तो आपने कहा केप्स साइकिल में होता है। केप्स साइकिल हमने बताया, ये आपका हो गया केप्स चक्र, है ना। तो केप्स चक्र का अगर देखा जाए तो 1937 में हैंस क्रेब्स ने दिया था। तो केप्स चक्र में जब आएगा तो ऑक्सीजन जब तक नहीं आएगी तब तक वो पायरुविक है, ऑक्सीजन आ गया तो टूट गया। अब टूटेगा तो इसको याद रख लेना कि पहली बात तो एटीपी का एक अणु, एनएडी के 5 अणु, एफएडी का 2 अणु, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ये देखा, सॉरी एफएडी का 1 अणु, कि क्या हो गया, एटीपी का 1 अणु था और इसके बाद में एनएडी के 5 अणु थे, एफएडी का 1 अणु था। बस बात यह है कि एक एनएडी बराबर कितना होता है, 3 एटीपी, एक एफएडी बराबर होता है 2 एटीपी। तो 5 गुणे 3, 5 3 15, एफएडी का 1 था तो 1 गुणे 2 2 हो गया। इस प्रकार से 1 15 2 16 होगा, 2 18 और 1 में 18 एटीपी बन जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों विघटन होंगे तो दोनों में 36 एटीपी बन जाएगा। तो 2 अणु पहले बन चुके थे ग्लाइकोलाइसिस में, है ना। तो जब ग्लाइकोलाइसिस बने तो 36 यहाँ पे बन जाते हैं, तो कुल मिला के कितने बन गए आपके 38 बन गए, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए कि कितने एटीपी अणु बनते हैं तो 38 एटीपी अणु बन गए, कुल मिला के ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो संपूर्ण प्रक्रिया है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, देखिए इस प्रकार हम पूरे को एक बार रिवाइज करा दें आपका, तो सिंपल सी बात ये है कि जो है ऑक्सी श्वसन काफ़ी टफ है, सॉरी अनाक्सी श्वसन काफ़ी टफ है। अगर हम पूरे को देख लें एक बार, तो आपने ये कहा था कि जो श्वसन कोशिकीय श्वसन है, जैसे एक फिगर के रूप में देखा जाए तो ये हो गया कोशिकीय श्वसन, ठीक है ना। अब आपने इसको कहा कि सर 2 भागों में है, एक भाग में आपसी श्वसन, ये हो गया ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में क्या है, आपने कहा कि सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 ग्राम से कितना बन गया 36 धन 2 बन गया, बराबर 38 एटीपी बन गया। और ये कुल मिला के सारी ऊर्जा मुक्त हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब जो कोशिकाएं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनको भोजन करना है, तो ये आ गया आपका अनाक्सी श्वसन, ये हो गया अनाक्सी श्वसन, ठीक है ना। तो अनाक्सी श्वसन में क्या हुआ, इसमें आपने कहा कि सर 2 तरह की प्रोसेसिंग हुआ। एक में आ गया आपका ग्लाइकोलाइसिस, ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। और दूसरे में क्या हो गया, तो आपने कहा केप्स चक्र हो गया। एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्या हो गया, केप्स चक्र हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस वही ईएमपी पथ है, हमने बताया था कि एम्बडेन है, मेयरहाफ है और पार्सन है, तीनों का तो ईएमपी पथ कहलाया। और केप्स चक्र की अगर बात किया जाए तो आपने कहा कि ये आपका खोज किसने की थी, तो हैंस क्रेब्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो हो गया हैंस क्रेब्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें एटीपी के अणु तो बने थे 4, लेकिन शुद्ध लाभ किसका हुआ था, 2 का ही हुआ था। और क्या बना था, तो आपने कहा कि 2 पायरुविक अम्ल बना था। अब ये पायरुविक अम्ल जो 2 बना था, कुल मिला के जो बनना चाहिए था 38, वो 2 ही मिले, 36 रह गए सब कुछ हिसाब किताब में। तो जब 36 सब कुछ रह गए, तो यहाँ हैंस के उसमें 2 पायरुविक अम्ल आए, 2 पायरुविक अम्ल आए। तो जब 2 पायरुविक अम्ल आए तो इसमें से पहले 1 का हिसाब किताब होगा। अब आपने कहा सर 1 का हिसाब किताब कब होगा, जब ऑक्सीजन आ जाएगी। तो जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो सबसे पहले तो जब ये विघटन हुआ, एक विघटन हुआ, विघटन तो 2 का होना था, लेकिन 1 का जब विघटन हुआ, ये मान लीजिए 1 पायरुविक अम्ल का जो विघटन है, 1 पायरुविक अम्ल इसका जो विघटन होगा, सिंपल सी बात यह है कि 1 बना इसमें एटीपी, एक तो डायरेक्ट एटीपी मिला। दूसरी बात यह है कि आपने कहा सर जो है एनएडी मिला,
NAD के 5 अणु मिले, ठीक है ना। NAD के कितना 5 अणु बने और इसके बाद में FAD का 1 अणु मिला। इतना याद रख लीजिए आप, NAD के 5 अणु और FAD का 1 अणु। बस NAD के एक जो NAD के अब चूंकि जानते हैं आप NAD में क्या हो गया, एक NAD बराबर जो है 3 क्या ATP और एक FAD बराबर तो आपने कहा 2 ATP, ठीक है ATP। अब इसको देखा जाए तो 5 थे तो 5 दिया 15 हो जाएगा। ये तो 1 का 1 हो गया और ये 5 का 15 हो गया और चूंकि ये 2 था तो ये 2 हो गया। कुल मिला के जोड़ोगे तो कितना हो गया, 15 और 3 18 हो गया। तो 1 से 18 मुक्त हो गया और जब ये 1 से 18 मुक्त हुआ तो दूसरे की बारी आई तो दूसरा भी सेम इसी प्रोसेस में मुक्त होगा। तो आपने कहा कि सर 1 से 18 बना तो दूसरे से कितना बना, फिर 18 बना, है ना। 1 से 18 दूसरे से कितना 18 और इसमें अभी 36 हो गया। अब हम बार बार आपको लिखते थे कि 36 धन 2 36 धन 2, तब आपको समझ में नहीं आती थी। अब आपको ये समझ में आ गया कि 36 धन 2 क्यों लिखते थे, क्योंकि 2 ग्लाइकोलाइसिस में मिल रहा है और इसके बाद में 36 किसमें मिल रहा है, केश चक्र में मिल रहा है। तो कुल मिला के 1 ग्राम ग्लूकोज से जो विघटन हुआ था, 1 ग्राम मात्र ग्लूकोज का विघटन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सोचो मानव शरीर में बहुत सा ग्लूकोज रोज विघटित होता है, बहुत सी ऊर्जा रोज मुक्त होती है। तो जो हम लोग भोजन कहते हैं वो जटिल कार्बनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो कैसे कैसे टूटता है, पहले तो एंजाइम ही तोड़ते हैं, तो बॉडी में अंदर जाके कोशिका में जाके कोई एंजाइम टूटते हैं, उनका एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो कोशिकीय श्वसन से बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसमें तमाम बीमारियां हैं। तो बीमारियां भी 2 तंत्र हमने आपको पूरे कराए हैं, एक तो पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र। तो आगे वाला जो तंत्र है वो परिसंचरण तंत्र है। इसकी बीमारियां जब आपको ठीक से आ जाएगा तो फिर इस पर टेस्ट भी कराऊंगा और उसकी बीमारियां भी आप लोग को बताऊंगा।